सर मैं तो अगर पर्सपेक्टिव से बात करूं पीटीआई की, तो ये बड़ा मेरे ख्याल में उनके हक में चीज़ गई है कि उनकी जीत इखलाकी हुई है। जी। अगर असल जीत हो जाती तो वो फंस जाते, जिस तरह से वो केपी में फंस गए हैं। उस सूबे को अब चलाना पड़ना है, यस। उसका कोई प्लान है? ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि जब अगले इलेक्शन में जब जाना है तो लोगों ने जब मिसालें ये देनी है, अगर खुदा ना खास्ता कि भाईजान केपी तो चले आ नहीं तो फिर की करना है आगे। अस्सलाम वालेकुम। मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज़ लाइक और शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर बहुत मुस्बत, और मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा जो आपने समोसा नॉट बनाई है। सर थैंक यू। सर ये आहिस्ता आहिस्ता मेरा हाथ मज़ीद साफ़ होता जाएगा। वीकेंड्स पे आपको पता है ये अब लुक है हमारी, तो ठीक है। ये मतलब कोई टेंशन वाली बात नहीं। लोग ऐਵੇਂ ही घबराते हैं टाइयों से। सर ये मेरा इसलिए घबराना बनता है क्योंकि यहाँ तो नॉट ठीक नहीं बनती, जिस दिन नॉट ठीक बनती है उस दिन जुबान आगे निकल जाती है। सर उसका बुजुर्गान ने एक वैसे हल निकाल लिया था, और वो ये कि आप उसको शर्ट के अंदर डाल लें तो वो ज़ुबान का भी इशू नहीं रहता। बट जो हार्डकोर टाई जो पहनने वाले हैं वो इसके खिलाफ हैं। वो समझते हैं ये टाई की तौहीन है। सर ये तो कुछ और बुजुर्गान हैं जिन्होंने ये पहले से कहा हुआ है कि जुबान को जितना आप अंदर रखें उतना ही बेहतर रहते हैं जिंदगी में। सुन के हम रिस्पेक्ट करते हैं। तो सर एक मैं यहाँ पे अपने ऑडियंस से मुखातिब हूँगा कि जो पिछला एपिसोड था उस पर मुझसे गलती होगी कि वो जो अंबानीज की शादी है उसके अंदर मैं कह बैठा कि जी स्टीव जॉब्स भी आ रहे हैं वहाँ पे, वो नहीं आ सकते ज़ाहिर है उसके ऊपर। लेकिन उसकी मैं बता दूं कि वजह ये थी कि मेरे जहन मैंने कि पढ़ा था कि जो टिम कुक हैं जो इस वक्त हेड करते हैं एप्पल को, वो शायद जा रहे हैं वहाँ पे, तो मैं कंफ्यूज हो गया। लेकिन जो हार्ड कोर एप्पल फैंस हैं उनको तो इस चीज़ से बड़ी खुशी होनी चाहिए, ना कि नाराज़गी, क्योंकि उनको मैं उनके साथ हूँ इस चीज़ में कि हम अभी तक बानी एप्पल जो हैं स्टीव जॉब साहब जो हैं उन्हीं को मानते हैं कि उन्हीं की वजह से ये फ़ोन है, उन्हीं की वजह से ये डिफरेंट किस्म की डिवाइसेस हमारी ज़िंदगी में है, और हम उनको उनको साथ हैं हमारे। सर वो मैंने तो नोटिस नहीं किया जिस वक्त आपने ये कहा। एक तो ये कि अगर आप तहे दिल से माफ़ी मांग रहे हैं तो ज़रूर कबूल सर होगी। हमेशा। दूसरा ये है कि अगर मैंने उस वक्त नोटिस कर लिया होता तो मुझे तो बड़ी खुशी होती। उसकी वजह ये है कि इसका मतलब है कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि बंदा वापस आ सकता है। सर भी आई नहीं, लेकिन आई थिंक होलोग्राफिकली आप किसी को अभी भी ला सकते हैं। तो बिल्कुल ठीक है। तो सिर्फ मेरा तो यही है कि बस किसी तरह को ले आओ कि बंदा जाए ना, उत्ते जाके बड़ा लेतर पोला होना। आप सर पॉपुलेशन के खिलाफ हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल के खिलाफ हैं। सर मजीद नए नाना पैदा करें, जो पिछले हैं उनको रोक लें। सर नए वाले रुक नहीं सकते। कोविड के बाद ही काम खुला है। ये कोविड के अंदर और की करना सी वो तुमने करते थे। तो सर चलें। तो सर अच्छा, इससे पहले कि आप किसी और टॉपिक पे चले जाएं, सर शादियों की बातें क्योंकि हो रही हैं तो उसमें दो चीज़ें। एक तो ये कि वो बल्कि हमारे हैदर अली साहब हैं, उनकी ट्वीट बड़ी मज़ेदार थी। उन्होंने कहा कि इस वक्त दुनिया की टेक के 3 बड़े सीईओ इंडिया में मौजूद हैं और शादी के लिए आए हुए हैं, और पाकिस्तान में बहस क्या हो रही है कि यार टोटली वीपीएन केड़ा लाइए। सर ये अनफॉर्चुनेटली ये एक सच है, अफसोसनाक सच है कि ऐसे ही है। लेकिन ये कोई ओवरनाइट नहीं हुआ। इंडिया ने बड़े सालों में मेहनत करके अपने आप को एज ए टेक जायंट बनाया है। उनकी एक्सपोर्ट्स देख लें, उनकी बाकी चीज़ें देख लें, वो तो दुनिया के अंदर compete करते हैं हम सारी चीज़ों से। और ये सारे जो लोग अब वहाँ पे हैं, कुछ तो इंडियन ओरिजिन के हैं, कुछ जो वहाँ बड़ी देर पहले चले गए, और कुछ जो वहाँ अभी वहाँ पे गए हैं, तो वो सीनियर पोजीशंस में अब हैं। फाइज हैं, तो बड़ी अच्छी बात है ये। दूसरा, ऐसे नहीं है कि उन्होंने फ़ोन किया। जो तमाम कंपनीज होती हैं जब वो सीईओ अपना रखते हैं तो बड़ी स्क्रूटनी होती है। इधर नहीं तो सीईओ बन ही जाते हैं, हमको मसले वाली बात नहीं है। लेकिन उधर जब वो सीईओ रखते हैं तो उसकी बहुत देख दाख के करते हैं, कभी इसने कंपनी को लीड करना है वॉट एवर। तो लेकिन ये नहीं होता कि वो कहते हैं ना अहमदाबाद में एक बंदा बैठा है, उन्होंने ले आओ जरा। वो मतलब प्रॉपर अपने सारे अपने आप को मनवा के ऊपर आए होते हैं। और देखिए हम तो इस चीज़ के फुल हक में कि मेरिट जिस बंदे का है वो जहाँ का भी हो, अगर मेरिट है तो फिर वो बंदे उस बंदे को उस पोजीशन पे होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, ये मैं देख रहा था कुछ दिन पहले, लिस्ट आई हुई थी कि टॉप 100 कंपनीज में कितने सीईओ हैं जो कि इंडियन हैं। तो बहुत सारे थे और ज़्यादातर टेक रिलेटेड थे। उनमें एक पाकिस्तानी भी थे, और कंपनी का नाम मैं भूल गया, लेकिन वो खाने पीने वाली कंपनी वाह। थी। तो मुझे खुशी भी हुई और दुख भी हुआ। दुख इस बात पे हुआ कि एक क्यों है, ज़्यादा क्यों नहीं है, और इसमें कोई हमारा नुकसान नहीं है, इसमें उन कंपनीज का नुकसान है बेसिकली। अगर खाने पीने वाली कंपनीज चाहती हैं कि वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करें तो पाकिस्तानियों को सीईओ रखें, क्योंकि खाना बनाना बहुत लोगों को आता होगा, खाना खाना बहुत लोगों को आता होगा, लेकिन ओजरी बड़ी करना जो है वाह। ना, वो सबको नहीं आता। हमने सर अपने मैदे बड़े किए हैं। और सर आप ये देखें, ये मैं आपके शो के तवसत से कहना चाहूँगा, ये पंजाब से हुआ है शुरू।
ये काम जो है पंजाब से शुरू, अब ये नेशनल लेवल पे चल रहा है। वैसे तो हमें इस चीज़ के अंदर थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा कि कितने को फुलाव लाते रहेंगे। एक वक्त आएगा जब आप फिर इस चीज़ में ना compete करना शुरू कर दें अमेरिका से कि जी वो ओबेसिटी के अंदर हम आ रहे हैं साथ साथ, ऐसे नहीं करना चाहिए। बट हाँ, टेक कंपनीज में खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनके ऊपर हमारा एक यस है। अच्छा, और इस बारे के आप सीरियस टॉपिक किसी पे जाएं तो सर आप जब कहेंगे मैं जाऊंगा, मैं बैठा हूँ, आपने बताना सर। खैर ये भी कम सीरियस तो नहीं है। मैं वो किसी ने मुझे भेजा हुआ था एक आर्टिकल जिसके मुताबिक ये जो शादी हो रही है अंबानीज की, जो कि बेतहाशा लेविश है, आपके सामने ही है जो हो रहा है, तो ये उनकी टोटल वर्थ का 0.1% है। 1% भी नहीं है, 0.1% है। अच्छा, वो जाहिर है पंजाब का बजट जाहिर है उनकी वर्थ ही बहुत ज्यादा है टोटल, तो वरना अदरवाइज उन्होंने ये सोच के तो नहीं किया होगा। वो तो हम मतलब जिस तरह से हम कहते हैं कि पाकिस्तानी इंडियन सोचते सोचते नहीं है इस मौके पे। मतलब वो तो एक यहाँ पे वैसे भी कहावत है ना कि जी आप अपनी टोटल वर्थ का 10% से ऊपर सड़क पे नहीं लाते। मतलब 10% भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो सड़क पे लाने का मतलब है कि गाड़ी आपकी टोटल वर्थ का 10% से ऊपर नहीं हो सकती। लेकिन हम देखते हैं लोगों के घरों से महंगे उनकी गाड़ियाँ। सभी 30 करोड़ रुपए की गाड़ी है ये लाहौर में। बिल्कुल सर, यहाँ पे लोगों को शबशबा का शौक है। सर बिल्कुल, सर बिल्कुल। ये लोग जो है सर, ये सर देखें, ये भी एक ठीक है, एक शौक है यार कि गाड़ी जो है वो अच्छी होनी चाहिए, घर पावे जैसा हो, मतलब ये तो हमने देखा है। बिल्कुल। और फिर वही है ना कि आपने जब घर पे आप कैसे रह रहे हो ये तो आपको पता है। हाँ, जब आपने रिकवरी करने जाना है किसी से पैसों की, तो आप छोटी गाड़ी पे गए हो तो कौन देता है आपको पैसे? क्रूजर। बिल्कुल। दूसरी चीज़ ये है कि सर ये शादियों पे, क्योंकि एक और बड़ा आजकल रुझान है डेस्टिनेशन वेडिंग का, और आप बेहतर बता सकते हैं कि इनके बारे में। मैं तासुर ये है कि जी ये बड़ी महंगी पड़ती हैं, तो क्या ये महंगी पड़ती हैं या ये एक्चुअली कॉस्ट कटिंग एक सर ये बहुत महंगी पड़ सकती हैं। अगर तो देखें ना, आपने उतने ही फंक्शन यहाँ करने हैं जितने आपने वो डेस्टिनेशन पे करने हैं, फिर तो डबल से भी ज़्यादा आपको खर्चा होगा। अलबत्ता अगर आपके बुजुर्गान मान जाएं कि जी तमाम ख़ानदान जो है और उनका एक्सटेंडेड ख़ानदान और उनके ससुराल के कज़न्स जो हैं, अगर तो उनको नहीं बुलाना, तो फिर तो ये ठीक है कि अपना एक कोर। आप क्या कह रहे हैं कि खाला की बेटी के इन लॉज ना आए? वहाँ ना आए, या जो मर्जी करे थाई ना जाए। तो अगर आप थाईलैंड लेके जाते हैं एक ग्रुप को जिसके अंदर आपकी न्यूक्लियर फैमिली है, छोटे मोटे दोस्त हैं, वो एक क्लोज निट ग्रुप है, और यहाँ आप कहते हैं यार फर्ज करें हम एक रिसेप्शन करेंगे जिनमें इन सब लोगों को बुला लेंगे, वो अलग बात है। इससे बड़ी सियासत होगी कि हमें क्यों नहीं वहाँ लेके गए, हम इस जोगे नहीं कि हम जाए, वो अलग बात है। बट अगर तो ये आप कर ले सक्सेसफुली और अगैन बुजुर्गान मान जाए आपके, तो फिर मेरे ख्याल में इसका फ़र्क जो है, जो यहाँ आपने तमाम ढोलकियाँ, फंक्शन, वलीमे, शादियाँ, मेहंदियाँ सब कुछ करना है, वो अगर आप वहाँ एक दो चीज़ें करेंगे तो वो पैकेज जो वो बना के देते हैं वहाँ पे, वो आई थिंक मुनासिब इस लिहाज से होगा कि आपको इससे थोड़ा सा महंगा शायद पड़े। तो ये चीज़ पॉसिबल है और की जा सकती है। और इसके ऊपर तो एक हमारे दोस्त हैं, उनकी एक और बड़ी ज़बरदस्त थ्योरी है, जो अभी तक उनकी शादी अलबत्ता नहीं हुई, लेकिन वो इसी वजह से शायद ना हुई हो। वो कहते हैं यार कि हम सर ये मैं आपकी सारी बात काट रहा हूँ, लेकिन अगर थ्योरी है और ज़बरदस्त है तो वो गैर शादीशुदा की ही हो सकती है ना। जिसकी शादी हो गई होती है ना, उसकी थ्योरियाँ शेरियाँ काम करनी बंद कर जाती हैं। उसकी थ्योरी बड़ी मजेदार है। वो कहता है यार हम करेंगे शादी जब भी जिसके साथ भी उन्होंने करनी है, लेकिन उसका होगा एक फंक्शन, बड़ा अच्छा तगड़ा फंक्शन, और जो बाकी सारे हम पैसे बचाएंगे और जो सलामियाँ होंगी उनको हम पूल करके एक अच्छी सी गाड़ी ले लेंगे या ट्रिप कर लेंगे या उसको म्यूचुअल फंड में डाल देंगे। उनका कॉन्सेप्ट ही बड़ा डिफरेंट है कि बड़ी ही सादगी से करें, सलामियों पे करें, और जो आपका फंड है शादी का उसको आप सेव करें एज कैश। ये उनका आइडिया है, इसलिए उनकी शादी नहीं हो रही। सर लेकिन ये तो आपके सामने जीती जागती मिसाल बैठी हुई है कि 1 डे शादी और सादा फंक्शन, और ना कोई बजट था, ना उसकी कोई गाड़ी ली, ना कोई सैर करने गए, बगैर हनिया मुनिया शादी। ये जरा 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 समझ रहे हैं कि इनको थोड़ा सा ज्यादा लेविशली करना चाहते हैं लोग इनके, तो उन्होंने कहा कि आप लेविश ना करें, मुझे पैसे देते, तो इसलिए वो कर रही है। ये बहुत खूबसूरत बात है। दूसरा एक और चीज़ जो डेस्टिनेशन वेडिंग पे मुझे लगती है ना कि जहाँ से कॉस्ट कटिंग हो सकती है, वो ये है कि शायद आई एम अज्यूमिंग कि जो अनफोर्सीन एक्सपेंसेस होते हैं ना वो वहाँ पे ना हो। सो पाकिस्तान में होता ही है कि आपने कोई भी काम करना है, शादी क्यों ना हो, तो आपने जो भी अपना बजट रखा हुआ है वो आप जब एक्चुअली शादी होती है तो वो उसको आप एक्सीड कर जाते हैं, क्योंकि आपके पास वेडिंग प्लानर आके कहता है कि मोतिया नहीं मिल रहा तो हम डैफोडिल्स लगा दें। So, मुझे लगता है कि जब आप बाहर कोई काम करते हो ना, तो जो आपकी प्लानर से बात हो गई है वो आपके ना आपको तंग करता है होगा।
और ना वो वैसी चीज आपको प्रोड्यूस करके सर दे देता बिल्कुल, होगा। ये देखें ना, रिजॉर्ट नुमा जगहें होती हैं जिनके अपने ये पैकेजेस बने होते हैं, जिनको आप थोड़ा ज़ाहिर ट्वीकिंग कर सकते हैं, आपकी शादी जो मर्जी करें आप। और अगर आपके पास बजट हो तो आप वहाँ जाके, ये पता होगा यार कि उनका काम सिस्टमेटिक होगा, क्योंकि वो जाहिर है उस रिजॉर्ट के ऊपर उन्होंने बहुत सारी शादियाँ की होंगी, तो उनको पता होगा यार इस चीज़ में हम ये चीज़ तो दे ही सकते हैं जो मर्जी हो जाए, तो आपको कोई सरप्राइज नहीं होगा। तो ये बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल सर। और आपको याद होगा ये 80s में जब बॉलीवुड वाले निकले हैं डायरेक्टर्स बाहर शूटिंग करने, तो वो उसमें ठीक है, यश चोपड़ा भी था, उसका कोई विजन भी होगा कि मेरी हीरोइन को ऐसा लगना चाहिए और ऐसे वो फूलों में से निकले। लेकिन ज़्यादातर लोग जो थे वो उतने विजन के लिए नहीं निकले थे, वो निकले थे कन्वीनियंस के लिए। और आप इसकी पाकिस्तान भी एक मिसाल है कि पाकिस्तानी भी एकदम से निकल के जाना शुरू हो गए थे मॉरिशस और इधर और उधर शूटिंग करने। अब पाकिस्तानियों का तो इंडिया के मुकाबले में बजट बिल्कुल थोड़ा होता है, और पाकिस्तानी तो फीते ही रीयूज करते हैं। मतलब आपको फायदा क्या किसी भी हसीन जगह पे शूट करने का जब आपको मक्खियां नजर आनी है फीते के ऊपर। लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि वो इंडिया वाले भी ये कहते थे, पाकिस्तान वाले भी ये कहते थे कि जी यहाँ पे आपने रेलवे स्टेशन पे अगर शूट करनी है तो आपने परमिशन ले भी ली है, उसके बाद भी लोगों को ये समझाना कि अब सामने ना आना, पीछे हो जाओ, इधर आज काम नहीं हो रहा, इधर से ट्रेन नहीं चलेगी, वो इम्पॉसिबल चीज़ है। वहाँ आपने, आप अगर मुल्क से बाहर हो तो अगेंस्ट मनी ही परमिशन मिलेगी, आपने पैसे देने होंगे, लेकिन वो आएगा नहीं फिर। एक दफ़ा आपने पैसे दे दिए तो वहाँ पे आपको सब कुछ सेट मिलेगा। तो लोग एक्चुअली कन्वीनियंस के लिए बाहर जाते हैं। वाह सर, बिल्कुल आपने बहुत बड़ा अच्छा पॉइंट है, और जाहिर है उनके सिस्टम्स बने हुए हैं, तो वो सर वो सिस्टम वाले लोग वो चलते रहते हैं सर। बहरहाल ये तो रही शादियों की बात। आगे चलते हैं नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली में कल और आज सेशन जो है वो हुआ। कल के दिन की तो हमने बात कर ली थी, काफ़ी चीज़ें हुई। आज अलबत्ता जो जब तक हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो नेशनल असेंबली के स्पीकर या सादिक साहब जो हैं, जाहिर है उन्हीं का नाम ज़्यादा था, वही जीते। और तकरीबन जो पीटीआई के कैंडिडेट थे उनको 99 वोट्स पड़े, और यार सादिक साहब को शायद 199 वोट्स पड़े, थोड़े नंबर्स मेरे अगर ऑफ हैं। तो उन्होंने अपनी स्पीच में, जो पीटीआई के थे ऑपोजिशन वाले, उन्होंने ये कहा कि देखें जी, हम तो एक पार्टी हैं और मुझे 91 या 92 या 93 जितने भी वोट पड़े हैं, आप 7 पार्टी हैं और आपको फिर 199 पड़े। सो अगर आप हमारी बाकी रिजर्व सीटें और जो सीटें हमसे छीनी गई हैं उनका मुतालबा है, अगर आप हमें वो दे दें तो हम तो पता नहीं को 200 कितने सारे के सारी सीटें ही हमारी हैं, जो कि ऑब्वियसली इज़ नॉट ट्रू। बट उनका पॉइंट ये था कि जी, कि इखलाकी जीत हमारी हुई है। और वो कह रहे हैं कि अब हम, अच्छी चीज़ इसमें यह थी कि वो आके बैठे हुए थे, ऑपोजिशन हुई, आज भी हुई, कल भी हुई, हूटिंग भी हुई, नारेबाजी भी हुई, सब कुछ हुआ, जो कि इस जमहूरी निज़ाम का, इस पार्लियामान का एक हुस्न है, बिल्कुल होना चाहिए और सब कुछ इसी तरह चलना चाहिए। इससे मुझे लग रहा है थोड़ी सी तब्दीली जो आई है पीटीआई की आउटलुक में, वो ये है यार कि हम अगर यहाँ बैठे हुए अपने दीगर मसाइल मनवाना की कोशिश करें तो ये एक बेहतर प्लेटफॉर्म है, ना कि आप सड़कों वाली जो सियासत है या सड़क के ऊपर आके एहतजाजन आप कुछ करें, वो भी साथ साथ करें, उसका भी एक अपना प्रेशर होता है। लेकिन ज़्यादा मेरे ख्याल में आपकी बात जो है वो पार्लियामान के अंदर जो है वो चलेगी। और अगर आपके पास एक पीछे इतनी ज़बरदस्त मशीनरी है सोशल मीडिया की, तो वो सोचें आपकी पीटीवी पार्लियामेंट का जो लाइव फीड चल रही है उससे क्या क्या ग्रैब करके क्या क्या चला सकते हैं। तो ये बात जो है, ये भी प्रेशर कुकर जो है के अंदर ये डाल दें आप, तो ये हो सकता है काम। सर मैं तो अगर पर्सपेक्टिव से बात करूं पीटीआई की, तो ये बड़ा मेरे ख्याल में उनके हक में चीज़ गई है कि उनकी जीत इखलाकी हुई है। अगर असल जीत हो जाती तो वो फंस जाते हैं, जिस तरह से वो केपी में फंस गए हैं। अच्छा, वो जिस तरह से हमने थ्योरी पेश की थी कि केपी में इनको डंडी पट्टी आदमी चाहिए, लेकिन वो मसला फिर वही है कि वो ना भी हो, हुकूमत ही अपनी है, एक डंडी पट्टी ना भी हो बेसिकली। तो जिस तरह से हमने वो प्रिडिक्ट किया था कि जी एक आपने दरख्वास्त डालनी है पेशावर हाई कोर्ट में, केस बनाना है इमरान खान के खिलाफ कि इमरान खान साहब ने पिछली हुकूमत में करप्शन की थी, तो हमने इधर पेशावर हाई कोर्ट केस चला रहे हैं, तो आप बंदा इधर सानू दो। हाँ सानू दो। तो अगेन उसमें वो तो जब एक दफ़ा पेशावर हाई कोर्ट के अगर ऑर्डर आ गए तो फिर अदालत जाने और अदालत जाने, फिर आप तो बीच में से निकल गए। मेरे सिर्फ कहने का मतलब ये है कि ये जो अली अमीन गंडापुर साहब है ना, जिन्होंने सीएम बन गए हैं जो, सो मुबारक हो उनको। उन्होंने फिर जो टोटल तकरीर की है वो ये की है कि हमारे साथ किस तरह ज्यादती हुई है, हम कैसे बदला लेंगे, हम यूं करेंगे वो करेंगे। प्रॉब्लम ये है कि उधर इखलाकी फतह नहीं हुई, उधर एक्चुअली फतह हो गई है। उस सूबे को अब चलाना पड़ना है, उसका कोई प्लान है। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि जब अगले इलेक्शन में जब जाना है
तो लोगों ने जब मिसालें ये देनी है, अगर खुदा ना खास्ता कि भाईजान केपी तो चले आ नहीं तो फिर की करना है आगे। जो पहले भी इनके ऊपर लगता है एक इल्ज़ाम। सर केपी देखे ना, लोग समझते हैं असल में ये एक बहुत बड़ा मसला है हमारे जो लोग सियासत को फॉलो करते हैं या फॉलो करते हैं, देखते हैं कि उनको लगता है कि यार पंजाब इज़ द मेन। बिल्कुल वो बात एक हद तक सच है कि पंजाब सबसे बड़ा सूबा है और मरकज़ से ताल्लुक़ पंजाब का है, लेकिन केपी बहुत इंपॉर्टेंट सूबा है। केपी देखें सर, आपकी जो उसकी जो जियोग्राफिकल लोकेशन है हमारे मुल्क में, उसके साथ दहशतगर्दी की सारे जो मसले मसाइल हैं, वो जो वहाँ का सीएम है और वहाँ के जो तमाम मामला है जो है वो दे हैव टू डील विद इट ऑन अ डेली बेसिस। वहाँ से केपी बहुत अहम सूबा है उस तरह से। सर मतलब जिस जगह पे भी लोग रहते हैं वो अहम है। हाँ नहीं, मतलब इन द सेंस कि मतलब मैं तो कह रहा हूँ कि लोग सियासत के अंदर कहते हैं यार पंजाब है और नेशनल असेंबली, उसके अलावा भी आपने देखना है। तो केपी डेफिनेटली, अब गंदापुर साहब आ गए, उनकी स्पीच भी इंटरेस्टिंग थी। उसके अंदर एक पॉइंट पे उन्होंने ये भी कहा कि हम सब सारे तमाम लोग जो हैं वो कुरान पे हलफ लें कि जी हम करप्शन ना करेंगे ना करने देंगे, जो कि एज अ स्पीच पॉइंट ऑफ व्यू तो बड़ी ही अच्छी बात है। हम तो यही चाहते हैं कि आया इस पे अमल होता है आगे जाके, वो देखने वाली चीज़ है, क्योंकि पीटीआई के दौर के अंदर केपी में हमने देखी हैं चीज़ें हुई हैं। ये इनका ये सर इनकी तीसरी गवर्नमेंट है केपी में। तो ये मतलब सारा सिस्टम उन्हीं का है इफेक्टिवली। बिल्कुल। और ये जो हुकूमत है ये बेड ऑफ रोजेस नहीं है, मतलब जिस तरह से हम कहते हैं इट वाज अ ग्रेट इलेक्शन टू लूज, वो ज़रा आप बता दें कि टैक्स कलेक्शन में क्या हुआ है। सर टैक्स कलेक्शन में मैं फिगर्स निकाल लूँ। बिल्कुल आप फिगर्स तो निकाल। वो बेसिकली आपने मुझे उनकी भेजी राणा शहबाज राणा साहब। साहब की। तो वो कहते हैं जी कि 2.1 मिलियन टैक्स पेयर्स एस्केप द टैक्स नेट इंटरिम गवर्नमेंट। इस इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर नंबर ऑफ टैक्स रिटर्न फाइलर्स 35% श्रिंक हुई है, और जो 3.9 मिलियन कंपेयर टू लास्ट ईयर में चैलेंजेस टू अचीव मनी टैक्स, यानी कि 35% आपकी टैक्स की जो कलेक्शन वगैरह है वो श्रिंक हुई है इस गवर्नमेंट में। फाइलर्स कम हो गए फाइलर्स कम हो गए 35%। मतलब फिर वही बात है कि नंबर शायद इंक्रीज भी कर गया हो या वहीं पे रुका हो नंबर ऑफ फाइलर्स का, लेकिन क्योंकि नए टैक्स के अंदर जो हैं लोग नेट में, क्योंकि 18 साल से ऊपर हो गए हैं, सो टोटल अगर आप परसेंटेज देखें तो वो कम हो गए हैं। अच्छा, और फिर वही बात है, इसी शो पे हमने पुराने सेट पे एक एपिसोड किया था जिसमें हमने कहा था ये बात कि पीपल आर ऑप्टिंग आउट। मैंने कारोबारी हजरात से सुना है कि यार इसका कोई फायदा नहीं, बंदा फंस जाता है, हमने फाइल ही नहीं करना। सो ये आप समझ रहे हैं कि ये कितना बड़ा मसला हो गया। पूरी दुनिया कह रही है, अमेरिका से लेकर पाकिस्तान तक मसला एक है, इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करो। और लोग जो फाइलर थे वो छोड़ के जा रहे हैं कि हमने सर आप इसके अंदर ये देखें कि एक तो वो वाली बात कि इस दफ़ा जो एफबीआर का केक है वो नहीं कटेगा। काट तो शायद वैसे भी लें, उनको बहाना चाहिए, वो काट देंगे। दूसरा सर एक और मसला इसके अंदर जो मुझे समझ आता है, ये भी अगेन मेरी थ्योरी है, तकरीबन नीम कंस्पिरेसी थ्योरी है, कि ये जो 18 साल वाले सारे आए हैं टैक्स नेट के अंदर जिन्होंने फाइलर बनना था, ये आए हैं इस साल केयर टेकर इलेक्शन ईयर में। सो आई थिंक इस जनरेशन के ऊपर ये बहुत प्रेशर था कि वोट भी देना है और फाइलर भी बनना है, तो उन्होंने चूज़ किया कि हम इस दफ़ा सिर्फ वोट देंगे, हम फाइलर नहीं बनेंगे। सो उम्मीद ये है कि आगे जाने वाले अगले साल का जो भी टैक्स ईयर रहेगा उसके अंदर शायद इनको होश आ जाएगी, ये टैक्स फाइल कर देंगे। मेरी थ्योरी ये है कि इनको करने का इस दफ़ा मूड ही नहीं बना इनका। नहीं सर, लेकिन इसमें अब मैं एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ ना, कि अब्दुल रहमान साहब की ये फिगर्स हैं कि एफबीआर कलेक्शन जो हुई है ना फरवरी में, वो हुई है 681 बिलियन, जो कि 33 बिलियन रुपीस कम है टारगेट से, और सेकंड कंसेक्यूटिव मंथ है रेवेन्यू शॉर्टफॉल का। और आईएमएफ के साथ एग्रीमेंट पता है क्या है? आईएमएफ के साथ एग्रीमेंट ये है कि पाकिस्तान अगर नहीं अपने टारगेट्स अचीव करेगा तो उसको शुगर और टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स पे रिटेल आउटलेट्स पे टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। सो अब रिटेल आउटलेट्स पे कपड़े महंगे होने लगे हैं। कपड़े महंगे हो जाएंगे। अच्छा, प्रॉब्लम अब फिर वही है, अगर कपड़े महंगे होने से आपका टारगेट अचीव करता है तो 100 बिस्मिल्लाह, मैं तो खरीदता भी नहीं, लानत पेशता है। लेकिन जब ये प्राइसेस ऊपर जाएंगी तो शायद वो खवातीन जो 2 जोड़े खरीदती हैं महीने के, वो एक खरीदना शुरू कर दें। सो रेवेन्यू फिर भी नहीं बढ़ना। सर इस किस्म की कमोडिटीज़ के ऊपर इस किस्म की चीज़ करने का अगर तो थॉट प्रोसेस ये है कि लोग जो हैं वो लेते उतना ही देंगे लेकिन महंगा लेंगे। देखें, इसको इक्वेट करना चाहिए इस चीज़ पे कि ये चीज़ें हम कर रहे हैं लेकिन हम साथ साथ आपकी जो बाकी इनकम है वो भी साथ साथ ऊपर जा रही है, तो फिर तो चले सेंस बनती है इस चीज़ की, लेकिन वो तो वहीं की वहीं खड़ी है 5 साल से। सर प्रॉब्लम ये है कि मुझे यकीन है कि आईएमएफ को हमारे से ज़्यादा पता होगा, उनके पास बड़े पढ़े लिखे लोग हैं।
और वो जब ये इस तरह की चीज़ें करते होंगे तो उनका ये आइडिया नहीं होगा कि ये इससे हमारा मतलब टारगेट ये मीट कर जाएंगे। वो ये डराने के लिए करते होंगे, ठीक है कि यार आप अपनी कलेक्शन ठीक करो वरना हम ये कर देंगे। पाकिस्तान कहते जो ठीक है ये डरते ही नहीं। अरे सर, अच्छा देखें उसके साथ साथ पेट्रोल की कीमत कल के दिन से बढ़ गई, जो उन्होंने कहा था हम बढ़ाएंगे बढ़ गई। ये तो सर आप देखें काकड़ साहब जो हैं और उनकी जो केयरटेकर गवर्नमेंट है उन्होंने तो वो क्या था, कल ही हमने बात की थी, वो पीटीआई क्या पेट्रोल बॉम्ब छोड़ के गई होगी शहबाज शरीफ साहब के लिए, जो काकड़ साहब छड़ के गए ने सारियां चीज़ां पंजाब के अंदर, जो यहाँ पे जो सारी कंस्ट्रक्शन ही उस पर जो लोन्स उन्होंने लिए हैं वो सारी चीज़ें, ये एफपीआर की ये सूरत हाल, बाकी ये तमाम चीज़ें जो हैं ये अगेन वो प्रेशर कुकर वाली मेरी बात है, ये डालें उसके अंदर, ठीक है, उसके साथ पीटीआई को डालें, सारे उनकी जो रिजर्व सीट्स हैं वो डालें इसके अंदर, ये सारा बॉइलिंग पॉइंट पे अगर अभी है और अभी कैबिनेट नहीं बनी, अभी फाइनेंस नहीं हमें पता कौन है, लेकिन मैं आपको यहाँ खबर दे देता हूँ और जो मैं आपको तकरीबन सर आप मेरी बात नहीं मानते, मैं तकरीबन इस वक्त ना 80% मैं आपका भाई श्योर है, 80% मेरी खबर है साफ्टार सर, फिर तुझे तैयारी फाड़ लो। नहीं मैंने जो है ना एक और खबर भी मेरे तक भी पहुंची, खबर नहीं रूमर, और वो ये कि वो जो 2 नाम थे बड़े बैंकर्स के जिनको इन्होंने पहले ऑफर मान किया गए था कि, और उन्होंने कहा था कि हमने नहीं माना, ये दोबारा उनमें से एक के पास गए कि प्लीज। अच्छा वो नहीं माना फिर? अच्छा वो माना या नहीं माना, ये दोबारा गए। दोबारा गए, वाह। सर वो नहीं मानेंगे आप मुझे देखें ना, इसके अंदर मैं आपको क्यों बार बार सागदार सागदार कह रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि ये उनकी फर्स्ट चॉइस है, मेरा अपना ख्याल है फर्स्ट चॉइस शायद ये लोग हों जिनको आपने कहा है, थर्ड फोर्थ चॉइस कोई और लोग हों, बहुत नीचे डाउन द लाइन आई थिंक सागदार एक थी एक चॉइस, किसी और ने लिया ही नहीं, और आप वो कह रहे हैं सर जी तुसी कर लो, और वो तो मेरे ख्याल में तैयार बैठे हैं, वो तो जाहिर है सर। तो अगर तो वो तैयार बैठे हैं और कोई नहीं है तो फिर किसको देंगे? तो ये इंटरेस्टिंग है, इस पे एक मसला हो सकता है अलबत्ता, और वो है कि पीपल्स पार्टी जो है इसके ऊपर क्या है नहीं करना, तो ये मसले सर चलेंगे, बाकी बाकी सर वो एक ऑप्शन भी तो हमेशा से मौजूद है ना, और खास तौर पे पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में है, हफीज शेख ने साध लो, पीछे कर लो। अच्छा वैसे जो दूसरा क्लोज सेकंड है ना मेरे ख्याल में, जो जो चले सागदार वाली, तो मेरा एक मैं वैसी तंज और मजे में कह रहा हूँ, लोगों ने की ये बात, एक सीनियर रहनुमा नून लीग ने ही की ये बात कर दी कि सागदार साहब कंटिन्यू करेंगे, आई होप ऐसा ना हो। जो इस वक्त हमारी केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर थी शमशाद, उनको शायद कैरी ऑन करने का एक प्रोग्राम बन रहा है, सो ये भी हमने सुना है। शमशाद साहिबा ने भी आज मौत का मंजर दिखाया है। उन्होंने कहा जी कि अगर जल्दी आपने लॉन्ग टर्म प्लान ना अप्रूव करवाया आईएमएफ से, तो उसके बाद फिर उन्होंने पूरा चिट्ठा लिखा है कि क्या क्या होगा जी, तो वो अब हम जाहिर है चाहते हैं कि लोग रात को आराम से सोएं, तो हम रिपीट नहीं करेंगे सर। साथ साथ हमने इस शो पे इतनी दफ़ा मैंने बोला आपने बोला है कि इस गवर्नमेंट के अंदर सारा मसला ही रिवॉल्व अराउंड करेगा पीएम एंड एफएम, फाइनेंस मिनिस्टर, सारा मसला अभी आने वाले चंद महीनों के लिए आप भूल जाएं बाकी सारी चीज़ें, ज़ाहिर है वो इंपॉर्टेंट वजारतें, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन क्या वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बना लेंगे, क्या वो इंटीरियर मिनिस्टर बना लेंगे, क्या वजीर रेलवे होगा, फलाना होगा, फाइनेंस मिनिस्टर एंड पीएम जो है आगे उनकी थोड़े हैं, क्योंकि अभी आपने फॉरेन 1.1 वाले के पीछे जाना है, उसके बाद आपने फॉरेन क्लाइमेट डेट स्वैप वाले के अंदर जाना है, उसके बाद आपने तमाम जो इंटरनल मामला जो चलाने हैं वो भी देखना है, एफपीआर की आपने इतनी बड़ी बात आज हमने अपने शो पे कर दी, तो ये चीज़ें जो हैं जैसे हमने शुरू में कहा था, इस इलेक्शन से पहले कहा था, इलेक्शन के दौरान कहा था, ये मसले मसाइल आसान नहीं है, इनको संजीदा लें, इनको समझें, और मैं ये ऑडियंस के हवाले से कहना चाहूँगा, हमारी ऑडियंस तो वैसे जो देखते हैं उन मामला को समझती हैं, आप भी इस चीज़ के अंदर हिस्सा लें और आप समझें कि ये मसले मसाइल बड़े संजीदा होने वाले हैं आगे जाते हुए, ताकि आप खुद इसको फेस करेंगे। नहीं सर, जिसके घर गैस का बिल आया उन्हें पता लग गया। तो सर ये मेरे घर बिजली से ज़्यादा बिल गैस का है। सर आगे से मैं आपको क्या कहा था, मैंने आपको यही बात की थी। तो सर ये होगी सारी बातें इधर की। एक और चीज़ बहुत मज़ेदार, और मैं इस शो से कहना चाहूँगा कि हमारे दोस्त मलिक साहब जो हैं उनकी बात जो है वो सच साबित हुई। एक बयान है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ जो सुर्खी है, ट्विटर की बहाली में तकनीकी मसाइल, नई हुकूमत आएगी तो इसको हल करेंगे निगरान वजीर आज़म। सर बात ख़त्म हो गई, तकनीकी वजह ये। अच्छा ये एक लार्जर उनका एक इंटरव्यू था जिसके अंदर उन्होंने सऊदी अरब की भी को बात की और भी बातें की, जिसके एंड में किसी साफ़ी ने पूछ लिया कि सर ट्विटर तक ही मसला है, कहते टेक्निकल वजह है,
और कोई ये अगली गवर्नमेंट जब आएगी तो मैं चाहूँगा कि वो इसको देखें। अच्छा, इससे एक अच्छी बात ये हुई कि पहली दफ़ा किसी हुकूमती नुमाइंदे ने इस चीज़ को तस्लीम किया कि ट्विटर बंद है। पहले तो कभी नहीं किया, तो उन्होंने मुस्बत, तो ये अच्छी बात है कि उन्होंने तस्लीम कर लिया कि जी कोई मसला है। अब सर मैं आपको बता रहा हूँ, एक चीज़ होती है इंटरनेशनल टेंडर, IBFT जिसे कहते हैं, इंटरनेशनल टेंडर होने को जा रहा है, ठीक है। बाहर से कोई शख्स जो है उसको बुलाया जाएगा कि हमारी ट्विटर की बंदिश की जो तकनीकी वजूहत है उसको आके प्लीज़ आप हल कर दें। उस बंदे का मैं आपको एक प्रोग्राम बता देता हूँ किस किस्म का आएगा। उसके लंबे लंबे बाल होंगे, उसकी ऐनक पहनी होगी, वो थोड़ा हेल्दी होगा, सॉरी हेल्दी नहीं, मोटा, एक हमारे उन्होंने कहा था हेल्दी ना, अगर मोटे, वो मोटे से होंगे, शॉर्ट्स पहनी होगी, फ्लिप फ्लॉप्स पहनी होंगी, और उनको मेरे ख्याल में 4.5 मिनट लगेंगे, वो आपको ट्विटर ऑन करके वापस चले जाएंगे और मेरे ख्याल में $20-25,000 जेब में। ये मेरी प्रेडिक्शन है, आगे आप देख लें। सर ये बिल्कुल ठीक हो सकता है। और दूसरा, मैं मलिक साहब से ही बात कर रहा था तो उन्होंने मुझे बड़े तकनीकी ज़बान में समझाने की कोशिश की। मैं अब जब इसको रिपीट करूंगा तो शायद आगे पीछे हो सकती हैं चीज़ें, लेकिन वो मसला ये है कि ट्विटर तो बंद है सर, लेकिन आप देखें कि इस वक्त पूरा आपका इंटरनेट स्लो हुआ है जी। सो बेसिकली वो जो ट्विटर के चक्कर में इन्होंने जो है वो जो डाटा पैकेट्स डाले हैं ना कि बैन करने के लिए, कि ये भी सर्च हो तो बैन ना आए, ये भी सर्च हो तो ना आए, वो पैकेट्स को इतने ज़्यादा हो गए हैं कि वो इनको अब समझ नहीं आ रही कि हमने क्या क्या बंद किया हुआ है और उसको कैसे अनलॉक करेंगे तो ट्विटर खुल जाएगा। सो जिस दिन भी डंडा आएगा बाहर से ज़्यादा, ठीक है, कि अमेरिका कहेगा ये की किया है तुझी, ठीक है, तो ये उस दिन घबरा के करेंगे क्या कि ये कहेंगे कि यार अब हमें एग्जैक्टली याद नहीं है कि हमने क्या क्या बंद किया था ट्विटर को रोकने के लिए। तो ऐसा करो कि जो जो भी आज तक बंद था सारा कुछ ही खोल दो। आप सोचें इधर सभी खुल जाना है थोड़े दिन के लिए, टोटे भी ऑन हो जाए। सर आप सोचें वो बंदा या वो टीम जिनको इन्होंने रखा था, हायर किया था, जब बंद किए थे, जब करना शुरू किए थे छोटे के ये वाला बताओ वेबसाइट, वो वाली बताओ वेबसाइट, उन्होंने कितनी मेहनत की होगी और उनकी मेहनत पे पानी फिरने लगा है सारा इस वजह से कि ट्विटर बंद कर रहा था। मैं उनके साथ हूँ, वो जो भी भाई थे, यकीनन भाई होंगे, मैं उनके साथ हूँ। अगर वो जहाँ पे भी हैं, वी आर सॉरी, हुकूमत की तरफ से वी आर सॉरी, आपकी मेहनत जो है खत्म होने लगी है, लेकिन आपको फिर से बुलाएंगे, आपकी दाढ़ी लगेंगे। और अब सर उनके पास मवाद कितना होगा कि ये फिर से बंद करना है। तो सर ठीक है, ठीक है सर। आप देखिए ना, इससे एडजेसेंट इंडस्ट्रीज जो हैं वो कितनी ऊपर जाने लगी हैं। मतलब लोग आपको सड़कों में कम नजर आएंगे, मतलब ट्रैफिक कम हो जाएगी, पेट्रोल पे कम होएगा ज़रा, लोग घरों के अंदर ज़रा शिफ्ट हो जाएंगे थोड़े, और ये मामला बिल्कुल ठीक है सर, वेरी गुड, बिल्कुल ज़बरदस्त। हम तो इसके साथ हम इसके साथ। सर आखिरी खबर कर लें, वो अगेन जैसे तमाम जो चीज़ें जो इन्होंने ये की हैं इस केयरटेकर गवर्नमेंट ने, जो उनके मैंडेट से वेल बियॉन्ड थी, उसमें से एक और मज़ेदार चीज़ PCB की हद तक जाते जाते इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न जो है उन्होंने काकड़ साहब की जो हदायत के मुताबिक जो है 7 ऐसे लोग जो हैं जो सरकारी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको PCB के बोर्ड में डाल दिया, जिसमें से एक पुलिस वाले भी हैं, एक जो पंजाब चीफ सेक्रेटरी हैं वो भी हैं, और कुछ 5 एक और लोग हैं जिनको उन्होंने मुख्तलिफ ग्रेड्स के, वो PCB के बोर्ड पे अब बैठेंगे। तो जो चेयरमैन है वो तो नकवी साहब बन गए थे, उसके बाद ये 7 लोग जो हैं ये PCB का बोर्ड करेंगे। तो ये भी मेरे ख्याल में अगेन क्रिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, एक सियासी टूल है क्रिकेट भी, तो उसके अंदर इस वक्त को क्रिकेट नुमा लोग जो हैं वो मौजूद नहीं हैं। क्रिकेट जिन्होंने देखी बहुत अच्छी है, शायद इन्होंने कभी खेली हो बचपन में, लेकिन कोई उस तरह से प्रॉपर क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कोई शख्स आपके बोर्ड पे इस वक्त नहीं। नहीं सर, मास्टर स्ट्रोक है ये अनवारुल्लाह काकड़ साहब का, बहुत मुस्बत बात है। देखें होता क्या होगा कि जब भी मैच करवाना होता होगा तो एक लेटर जाता होगा चीफ सेक्रेटरी को कि जी हम फलाने दिन मैच करवाना है तो ये बंद कर दें। एक लेटर जाता होगा पुलिस को कि जी ये हमने ऐसे बंद करवाना है। उधर से रिप्लाई आता होगा कि जी नहीं फलाने दिन तो शहर में फलानी चीज़ हो रही है, हम नहीं कर सकते। फिर ये एक नई डेट रखते होंगे, फिर लेटर जाते होंगे, फिर फैक्सों पर रिप्लाई आते होंगे, ठीक है। उन्होंने उन सारों को बोर्ड का मेंबर बना दिया है कि भाईजान ऐथे ही बह के दस दियो किहड़े दिन हो सकता है किहड़े दिन नहीं हो सकता। सर वाह, सर कमाल कर गए। सर उन्होंने बेसिकली एक लेयर काटी है रेड टेप की, वाह। सर मेरा अपना ख्याल है वैसे, लेकिन कि इन लोगों को ये उन्होंने मेजर इनकी ड्यूटीज़ जो हैं ये सौंप दी गई हैं, और जो इनके मतलब साबिक ओहदे थे उन पे किसी और को बैठाएंगे तो शायद उनको उन्हीं से पूछना पड़े, को पता नहीं, लेकिन ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि बिल्कुल ठीक है। अगर चीफ सेक्रेटरी और DSP की पोस्ट खाली है तो हम अपने आप को पेश करते हैं, क्योंकि हम कौम की करना चाहते हैं खिदमत। सर इसके अलावा भी हर लिहाज से
तो सर ये तमाम तर चीज़ें हैं, और चीज़ें और मज़ीद हो रही हैं। आपने घबराना नहीं है। हमने जैसे आपसे वादा किया है कि हम सिर्फ आजकल संडे की छुट्टी करते हैं, तो आपको आज भी एपिसोड मिला, इंशाल्लाह कल भी मिलेगा। आज के लिए आपसे इजाज़त लेनी पड़ेगी, कल इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।